नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला की 27वें क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, गर्व श्रृंखला आप सभी के सामान्य अध्ययन की संपूर्ण तैयारी के लिए शुरू की गई एक श्रृंखला है, जिसमें हम लोग आधुनिक इतिहास पे थे। साथियों, आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति और छोटे छोटे ब्रिटिश काल के विद्रोह पर हम लोग पहुंचे थे। आइए तब शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय, क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। याद रखिएगा, पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था इस दौरान, गवर्नर जनरल तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग इस दौरान गवर्नर जनरल था। अगर पूछे वहीं भारत में मुगल शासक कौन था, तो हमारे भारत में उस दौरान जो शासक था, मुगल शासक था, बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह तृतीय कहा जाता था। शेरो शायरी कहने के कारण इसका उपाधि पड़ा था जफर। अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन का राजा या रानी कौन था, ब्रिटेन का राजा या रानी कौन था उस समय, यानी ब्रिटिश प्रमुख कौन था साथियों, तो उत्तर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन की रानी थी। अच्छा, 1857 का विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद क्या परिणाम रहा, याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया जाता है। इलाहाबाद दरबार आयोजित होता है। 1857 की क्रांति का परिणाम रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ होता है। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से आरंभ होता है। इलाहाबाद दरबार आयोजित होता है। यहाँ पर कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र पढ़ा जाता है, एक डिस्पैच पढ़ा जाता है। किसका था यह? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इस डिस्पैच को तैयार किसने किया था? घोषणा पत्र को तैयार किसने किया था? याद रखिएगा स्टैनले ने तैयार किया था। स्टैनले नामक अंग्रेज था, इसने इस डिस्पैच को तैयार किया था। लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा था। याद रखिएगा साथियों, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद हमारे देश की राजधानी भी बनी थी। एक दिन के लिए हमारे देश की राजधानी इलाहाबाद कब बनी थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। दूसरी बात, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को साथियों भारत की आपातकालीन राजधानी बनाई गई। भारत की इमरजेंसी कैपिटल, आपातकालीन राजधानी बनाई गई थी। किस वर्ष? 1857 में। और कब भारत की राजधानी बनी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया था साथियों वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर की पुस्तक थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा इस नाम को, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह पुस्तक किसकी थी? वीर सावरकर की पुस्तक थी। इसी पुस्तक में 1857 का जो संग्राम था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। उत्तर यहां देख लीजिएगा, उत्तर होगा सी। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे साथियों सुरेंद्र नाथ सेन, एसएन सेन साहब। एसएन सेन साहब ने एक पुस्तक लिखी थी 1857 पुस्तक थी। इसमें 1857 की क्रांति विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? आपसे परीक्षा में पूछ देगा। तो 100 साल बाद, आप याद रखिएगा, यानी कि 1957 ईस्वी में। 1857 में विद्रोह हुआ, 1857 नाम से पुस्तक लिखा एसएन सेन ने, जो कि सरकारी पुस्तक था, सरकारी इतिहासकार थे एसएन सेन साहब। इनकी पुस्तक 100 साल बाद प्रकाशित होती है, 1957 में पब्लिश की गई है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के बारे में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान।
सर सैयद अहमद खान प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में भारतीय भाषा में लिखा था। 1857 की क्रांति पर इनकी पुस्तक थी असबाबे बगावते हिंद। असबाब ए असबाब ए बगावते हिंद किसकी पुस्तक थी? तो सर सैयद अहमद खान की थी। कब लिखा गया? 1857 में लिखा गया। 1857 की क्रांति पर लिखी गई थी। इसका प्रकाशन आपसे पूछ दे तो 2 साल बाद 1859 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। याद रख रहे इतनी बात साथियों। प्रकाशन का डेट लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी पीसीएस और यूपीएसआई की परीक्षाओं में पूछ देता है। जैसे 1866-67 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया। उस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि वह कब प्रकाशित हुआ था। 5वां प्रश्न पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? देखिएगा उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी, जब इलाहाबाद दरबार का आयोजन हुआ। इलाहाबाद दरबार कब आयोजित हुआ? 1 नवंबर 1858 को। यहीं पर एक दिन के लिए हमारे देश की राजधानी इलाहाबाद बनी थी। यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त होता है। कंपनी का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे राजनीति करने लगी थी, शासन करने लगी थी, नियंत्रण कर रही थी, उसका शासन समाप्त होता है 1857 के विद्रोह से। नया पारी का शुरुआत होता है, ब्रिटिश ताज का शुरुआत होता है। इस ब्रिटिश ताज के अधीन एक वायसराय की नियुक्ति की जाती है। वायसराय, इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। लॉर्ड कैनिंग को भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय नियुक्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। गवर्नर जनरल जब व्यापारिक मुखिया होता था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का हेड होता था, तब उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। और जब ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होता था, तब उसे वायसराय कहा जाता था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, 1858 में बना था। ये भी बात याद रख रखिएगा। 1857 में हमारे देश की आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाई गई। इलाहाबाद दरबार का आयोजन होता है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है जिसे लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है, जिसको तैयार स्टैनले ने किया था। उस घोषणा पत्र के माध्यम से कहा जाता है कि वेलेजली की सहायक संधि के तहत जो भी राज्य हड़पे गए थे, मिलाए गए थे, उनको स्वतंत्र किया जाता है, यानी इसे रद्द किया गया। डलहौजी ने जो हड़प नीति के तहत राज्यों को हड़पा था, उसे भी स्वतंत्र किया गया और आश्वासन दिया गया कि भविष्य में भारत का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5वां का ए। 6ठा प्रश्न पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? विप्लव मतलब रिवोल्ट, विद्रोह। तो 1857 की क्रांति विद्रोह के जस्ट बाद साथियों नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह 1859 ईस्वी में शुरू हुआ हमारे देश में नील विद्रोह। नील विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है? याद रखिएगा, नील दर्पण एक रचना है। नील दर्पण किसकी रचना है? दीन बंधु मित्रा की रचना है। दीन बंधु मित्रा की रचना नील दर्पण में नील विद्रोह का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ साथियों हिंदू पैट्रियाट एक पुस्तक है। इस पुस्तक में भी, हिंदू पैट्रियाट पुस्तक में भी नील विद्रोह का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक किसकी थी? याद रखिएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी की थी। हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक थी हिंदू पैट्रियाट। दोनों पुस्तकों में हमारे देश में बंगाल में नील विद्रोह का वर्णन मिलता है जो 1859 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह की बात की जाए तो अंग्रेजों के समय में सबसे पहला विद्रोह 1763 ईस्वी में सन्यासी और फकीरों ने विद्रोह किया था। सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी सन्यासी विद्रोह। संथाल विद्रोह साथियों 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। और पाबना विद्रोह अगर देखा जाए तो 1873 ईस्वी में पाबना विद्रोह हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर चेक कर लिया जाए, उत्तर हो जाएगा सी, नील विद्रोह। 7वां प्रश्न पूछा गया है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं। अभी हमने किया साथियों, दीन बंधु मित्रा की पुस्तक है नील दर्पण, जिसमें नील विद्रोह का वर्णन मिलता है, नील कृषकों की दुर्दशा का वर्णन मिलता है। 8वां प्रश्न पूछा गया है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। इसी आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की, जहां से लिया गया है वंदे मातरम गीत।
वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत है। अच्छा, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आनंद मठ में मिलता है। किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। यहीं पर पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। दूसरी बात, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि, गोरा और तमाम ग्रंथों की रचना की। इनकी गीतांजलि जो रचना है, यहाँ से हमारे देश का राष्ट्रगान लिया गया है साथियों। राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन है। जनगण मन, ये हमारा राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगर पूछे कि जनगण मन कब पहली बार गाया गया, तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बिशनधर नारायण जी कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष थे, बिशनधर नारायण। 9वां प्रश्न पूछा गया है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है? आनंद मठ रचना में मिलता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है साथियों। 10वां प्रश्न पूछा गया है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। उत्तर हो जाएगा पटना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, पटना में वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाब आंदोलन चला था, उसका केंद्र बिंदु हमारे भारत के पटना में था। इसको किसने शुरू किया भारत में? तो देखिएगा, रायबरेली क्षेत्र के सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में वहाबी आंदोलन चलाया था। किससे यह प्रभावित थे? यह भी प्रश्न पूछा गया है, किससे प्रभावित होकर के इन्होंने चलाया था? तो अरब क्षेत्र के अब्दुल वहाब से प्रभावित होकर के इन्होंने भारत में वहाबी आंदोलन चलाया। तो कई प्रश्न आपका क्लियर कि वहाबी आंदोलन दुनिया में किसने चलाया? तो अब्दुल वहाब ने। कहां से पहली बार चला? तो अरब। भारत में किसने चलाया? तो सैयद अहमद बरेलवी ने। केंद्र बिंदु उसका कहाँ था? पटना था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रायबरेली के। और सर सैयद अहमद खान वो अलग है साथियों। सर सैयद अहमद खान और ये सैयद अहमद बरेलवी हैं। सर सैयद अहमद खान के बारे में देख लीजिएगा, कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यही कॉलेज साथियों 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। उत्तर इस प्रश्न का देख लेते हैं, पटना इसका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया था। कूका आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में किसने चलाया था? बाबा राम सिंह या गुरु राम सिंह ने चलाया था। कहां चलाया था? पंजाब में। लेकिन और पूर्व में, इनसे पूर्व 1840 ईस्वी में साथियों सियान साहब जिनका मूल नाम था भगत जवाहर मल ने इसकी शुरुआत की थी। तो कूका आंदोलन के जनक कौन थे? शुरुआत किसने किया था? इन्होंने। लेकिन संगठित किसने किया? तो पंजाब के गुरु राम सिंह ने। बड़े पैमाने पर इन्होंने बढ़ाया, लेकिन पहली बार शुरुआत किसने किया? तो भगत जवाहर मल, जिन्हें सियाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1840 ईस्वी में इन्होंने कूका आंदोलन की शुरुआत की। गुरु राम सिंह के बारे में देखिएगा, इन्हें अंग्रेजों ने रंगून में निर्वासित कर दिया। रंगून निर्वासित किसको किया गया? तो गुरु राम सिंह को निर्वासित कर दिया गया रंगून। और 1885 में इनका निधन हो गया। 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 12वां प्रश्न पूछा गया है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा बी, करम शाह के द्वारा। करम शाह जो गारो जनजाति थे,
गारो जनजाति थे, इन लोगों के द्वारा उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में 1825 ईस्वी में उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में 1825 ईस्वी में पागलपंथ की स्थापना की गई और अंग्रेजों के विरुद्ध पागलपंथी विद्रोह किया गया। बाद में इसका नेतृत्व करम शाह के पुत्र टीपू ने किया था। टीपू ने, अच्छा टीपू वो नहीं साथियों जो मैसूर का शासक था। मैसूर का शासक टीपू वो हैदर अली का पुत्र था। यहाँ का टीपू करम शाह का पुत्र था जो गारो जनजाति से थे। उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में पागलपंथ की स्थापना की और पागलपंथी विद्रोह किया था 1825 ईस्वी में। उत्तर इसका देख लीजिएगा, बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियां। दादू मियां ने 1838 ईस्वी में फराजी विद्रोह किया था साथियों, फराजी विद्रोह। अच्छा, शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी विद्रोह की शुरुआत की। बाद में इनके पुत्र दादू मियां ने 1838 ईस्वी में फराजी विद्रोह को आगे बढ़ाया था। 14वां प्रश्न पूछा गया है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया, कहां से किया? उत्तर हो जाएगा 14 का ए, केरल। देखिएगा सारी बात को डिटेल से। 1805 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि का विरोध होता है। वेलेजली की सहायक संधि 1798 ईस्वी में शुरू की गई, जिसमें सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार किया। फिर 1799 में मैसूर को हरा करके सहायक संधि उस पर थोपी गई थी। 1805 में केरल के त्रावणकोर ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया। त्रावणकोर साथियों रियासत था, रजवाड़ा क्षेत्र था, कहां पर? केरल में। इसने मना कर दिया सहायक संधि हम वेलेजली का नहीं स्वीकार करेंगे और इसने अपने दीवान वेलुथम्पी को भेज दिया विद्रोह के लिए। दीवान का नाम था वेलुथम्पी। तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था, लड़ाई किया था, विद्रोह किया था। इसे ही कहा जाता है वेलुथम्पी विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? वेलेजली के सहायक संधि के विरुद्ध हुआ था। किसको बचाने के लिए? तो त्रावणकोर के राजा और महाराजा को बचाने के लिए। यहाँ एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें वेलुथम्पी के विद्रोह में किसने एक साथ दिया था? किस हमारे भारतीय फोर्स ने, ब्रिटिश भारत के फोर्स ने इनका साथ दिया था? याद रखिएगा नायर बटालियन था, एक नायर बटालियन। ब्रिटिश भारत काल के दौरान नायर बटालियन था एक ब्रिटिश भारतीय सेना का, उसने वेलुथम्पी विद्रोह का समर्थन किया था, वेलुथम्पी का साथ दिया था। 15वां प्रश्न पूछा गया है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा तैयार किया गया एक लड़ाकू दल था। ये जत्था क्या था? लड़ाकू दल था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। इसका गठन कब हुआ था? 1845 ईस्वी में। किसने किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। कहां किया? तो महाराष्ट्र में किया, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में किया। लेकिन थोड़ी और बात याद रखिएगा, 1822 ईस्वी में सतारा के क्षेत्र में, महाराष्ट्र सतारा पश्चिमी घाट के क्षेत्र में सरदार चित्तर सिंह ने सबसे पहले शुरू किया था रामोसी विद्रोह। सरदार चित्तर सिंह ने सतारा के क्षेत्र में 1822 में किया। फिर इनके डेथ के बाद साथियों, इनके निधन के बाद उमा जी ने इसका नेतृत्व किया था। उमा जी ने भी रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में यहाँ देख रहे हैं आप, 23 साल बाद 1845 में वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था तैयार किया। इन्होंने विद्रोह इससे पहले 1822 में चित्तर सिंह ने किया, उसके बाद उमा जी ने इसका नेतृत्व किया। 16वां प्रश्न पूछा गया है, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हो जाएगा बुद्धू भगत। कोल विद्रोह 1831-32 बुद्धू भगत। क्षेत्र पूछे आपसे, कहां हुआ था? छोटा नागपुर का पठार। साथियों ये सारा जो रिवोल्ट हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति से अलग विद्रोह है, छोटे छोटे विद्रोह हैं जो अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। साथियों छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1831-32 में बुद्धू भगत के द्वारा कोल विद्रोह किया जाता है। बाद में बुद्धू भगत के निधन के बाद गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। गंगा नारायण का संबंध भी कोल विद्रोह से था, याद रखिए व्यक्ति बात। 17वां प्रश्न पूछा गया है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। सिद्धू और कान्हू ने भागलपुर के क्षेत्र में 1855 ईस्वी में, भागलपुर 1855 में संथाल विद्रोह किया था, जिसमें इनके दो भाई और थे, वो भी नाम याद रखिएगा, चांद और भैरव।
चांद, भैरव, सिद्धू, कानू, चार भाइयों ने भागलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1855 में संथाल विद्रोह किया था। 18वां प्रश्न पूछा गया है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह साथियों इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। उलगन विद्रोह या मुंडा विद्रोह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा ने 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह किया था। बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा कहा जाता है, धरती आबा के नाम से किसको जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। धरती आबा का मतलब हुआ जगत पिता, जगत पिता। इन्होंने 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। भगवान का दूत घोषित किया स्वयं को बिरसा मुंडा ने 1895 में। 1899 में इन्होंने विद्रोह किया था 4 साल बाद। धरती आबा भी इन्हीं की उपाधि थी, जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा, साथियों बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि 15 नवंबर को 2021 में हमारी भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। जनजाति गौरव दिवस हमारे देश में कब मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस हमारे देश में मनाया जाता है 15 नवंबर को हर साल। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 2021 में की थी। ये प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, उलगुलन विद्रोह हो जाएगा बिरसा मुंडा डी, और इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा ने किया था। 19वां प्रश्न पूछा गया है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजातियों के लिए किसने किया? उत्तर हो जाएगा ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा, याद रखिएगा, ठक्कर बापा ने जो अनुसूचित जनजाति है या जो जनजाति हैं इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले आदिवासी शब्द प्रयोग किया और उसके बाद से ये प्रसिद्ध हो गया। वहीं पूछे, गांधी जी ने जनजातियों को क्या कहा था? गांधी जी ने इन्हें कहा गिरिजन। आदिवासी या जनजाति को गांधी जी ने क्या कहा? तो गिरिजन कहा। वहीं साथियों गांधी जी ने दलित के लिए दलित शब्द के स्थान पर हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरिजन यानी कि हरि के जन यानी ईश्वर के लोग। 20वां प्रश्न पूछा गया है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला, मोपला साथियों केरल में है। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था हिंदू जमींदारों के विरुद्ध। याद रखिएगा, ये सारे शब्दावली परीक्षाओं में पूछा गया रहता है साथियों। हिंदू जमींदारों के विरुद्ध, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम बटाईदार थे। मुस्लिम बटाईदार ये काश्तकार, मुस्लिम बटाईदार काश्तकार। काश्तकार मतलब किसान होता है, बटाईदार मतलब बटैया पर लेकर के। मुस्लिम बटाईदार काश्तकारों ने जमींदारी के खिलाफ विद्रोह किया था केरल में, जिसे कहते हैं मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में। 1921 मोपला विद्रोह केरला। 21वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? भारत के इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1781 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वारेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया था। वारेन हेस्टिंग 1781 ईस्वी, और कलकत्ता में पहला मदरसा का स्थापना हुआ था। देखिएगा उत्तर। 22वां प्रश्न पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में कलकत्ता में 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। किसने? सर विलियम जोन्स ने। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो देसी भाषा के जो देसी भाषा की पुस्तकें थी हमारी, उनका अनुवाद करना। देसी भाषा के पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। देसी भाषा के पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना ताकि यूरोपीय और अंग्रेज भी उसको पढ़ सके। 23वां प्रश्न पूछा गया है, वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में वाराणसी में भारत का पहला, हमारे देश का पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। अंग्रेजों के जमाने में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी, जोनाथन डंकन 1791। ये कौन था साथियों? ये बनारस का रेजिडेंट था। जोनाथन डंकन बनारस का रेजिडेंट था। इसी के प्रयासों से बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। उत्तर देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा ए। 24वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने।
याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया भागवत गीता का। देखिएगा साथियों, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा 1784 से में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई, उसी के अंतर्गत चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ताकि अंग्रेज और यूरोपीय भी हमारे भारतीय पुस्तकों को पढ़ सके। अगर पूछे इस पुस्तक का प्रस्तावना किसने तैयार किया था, भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस ने किया, लेकिन इसका प्रस्तावना तैयार किया था वारन हेस्टिंग्स ने। वारन हेस्टिंग्स ने इसका प्रस्तावना तैयार किया था। वहीं अगर आपसे पूछ ले कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। साथियों, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स कौन था? अगर आपसे पूछ ले, कलकत्ता उच्च न्यायालय का जज था। साथियों, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था विलियम जोन्स। इसने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और वारन हेस्टिंग्स ने भागवत गीता का अंग्रेजी में प्रस्तावना तैयार किया, और चार्ल्स विल्किंस ने एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 25वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स कलकत्ता उच्च न्यायालय का जज था। साथियों ये था आज का 27वां क्लास, गर्व सीरीज का 27वां क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके द्वारा दिया गया फीडबैक बड़ी बारीकी से, गहनता से हम उसको पढ़ते हैं। बड़ा सुकून मिलता है आपका फीडबैक पढ़ करके कि हमने मेहनत किया और आपको पसंद आया। तो साथियों कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।